आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने वाले हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने के पहले अगर हम पुराने टॉपिक्स को थोड़ा सा रिमेंबर करें तो हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फेनोमेना देखा चार्ज का जब वो रेस्ट पे होता है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ये वोल्ट या वोल्टेज एक्ट होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के जैसा, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण वोल्टेज एक्ट होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के जैसा, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण एक चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने बेसिक यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है कि जब भी हम लोग किसी मेटेलिक कंडक्टर के अलोंग एक्सटर्नल पोटेंशियल थ्रू बैटरी और अ सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि उस मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करने वाले हैं आज के क्लास में, और हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझने के लिए बच्चों हम लोग अगर एक मेटेलिक कंडक्टर जिसको हम वायर का भी फॉर्म कह सकते हैं कंसीडर कर ले, मान लिया जाए ये एक वायर है और इस वायर के थ्रू वैसे तो देखा जाए तो हम लोगों के एक मेटेलिक कंडक्टर जो कि जनरली वायर है, और वायर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करते हैं। इस रैंडम मोशन के दौरान उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती। जैसे अगर हम इस वायर का एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर ले तो हम देखते क्या है, हम लोगों को ये थ्योरी पहले से मालूम है, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन इनसाइड एनी कंडक्टर। सो अगर हम यहाँ देखें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इमेजिनरी कंसीडर कर ले, वायर का कोई भी एक पोर्शन, जरूरी नहीं कि यहीं पे कहीं पे भी हमने एक पोर्शन कंसीडर कर लिया, तो हम देखेंगे क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर लेफ्ट से राइट क्रॉस सेक्शन एरिया के आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी जा रहे होंगे। दैट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, rate of flow of charge, rate of charge flow from left side of the conductor through given cross section area is equals to the rate of charge flow from right to left of a conductor for a given cross section area, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे नेट फ्लो जो होता है थ्रू गिवन एन इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ले लिया जाए तो उससे नेट फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर का हो रहा है वो जीरो है। जितने इलेक्ट्रॉन्स, मान लिया जाए हम कंडक्टर कंसीडर कर रखे हैं और इस कंडक्टर का एक एंड को हम लोगों ने ए कह दिया और दूसरे एंड को हम लोगों ने बी कह दिया, और इस कंडक्टर के अलावा कोई भी अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले, कंडक्टर को डिवाइड कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कंडक्टर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करने के लिए कोई एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं जैसे ये, तो हम देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से बी के तरफ जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। फिलहाल हमें अभी डेफिनेशन को डिफाइन करना है, तो आया था थोड़ा सा दिमाग में तो मैंने बता दिया, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहे हैं,
जब इस कंडक्टर के अलोंग हम लोगों ने कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जोड़ रखा है। जैसे अगर हम लोग वायर के ए बी इज अ वायर जिससे हम करंट पास करवाना चाहते हैं, और इससे हम लोगों ने एक बैटरी को ज्वाइन कर लिया है, सेल बैटरी किसी को ज्वाइन कर रखा है, तो जब तक हमारी बैटरी का कनेक्शन ऑफ है, सर्किट ऑफ है, तब तक हम देखेंगे कि इस ए और बी के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि करंट पास होगा कि नहीं, तो इस सर्किट के अलावा हम लोगों ने एक एमीटर लगा दिया। जैसे ही हम एमीटर कनेक्ट करेंगे, हम लोग की ऑफ करके रखे हैं, और हम ये देखेंगे कि एमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या कि इस सर्किट में करंट नहीं है। ऑल्दो करंट ना होने पे भी, करंट अगर नहीं है फिर भी हमने ये बात मालूम होना है कि अगर हमारे सर्किट में सोर्स ऑफ एनर्जी जुड़ा हो या ना हो, ना जुड़ा होने पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण नेट फ्लो क्या हो जा रहा है, जीरो। तो ऑन दैट सिचुएशन व्हेन अ कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद अ बैटरी, देयर विल बी नो करंट थ्रू द कंडक्टर। Although if we connect a conductor with a source of energy that is cell or battery, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा एमीटर कुछ ना कुछ करंट शो करना शुरू कर देगा। करंट शो करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इस कंडक्टर से ए बी जो वायर हमने वायर कंसीडर कर रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट के वायर को हम लोगों ने नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंसीडर करके रखा हुआ है। तो इस कनेक्शन में यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट पास होगा जब हम लोगों ने बैटरी या सेल से कनेक्ट करी। अब हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन बनाना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम कहें कि मान लिया जाए बाय कनेक्टिंग विद अ सेल, लेट dq is the amount of charge flowing through the conductor in time dt। dt टाइम में dq चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर ए बी के थ्रू ओवर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जाए तो उससे फ्लो होता है। तो बाय डेफिनेशन हम ये देखेंगे कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज through given cross section area, through given cross section area, क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शन डिफाइन करें। ये क्या हो जाएगा, करंट की डेफिनेशन। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मान लिया जाए, अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं I इज अ करंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इज I, एंड दिस विल इक्वल्स टू, हम लोगों ने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज को फ्लो होते हुए देखा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये करंट का फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया कि हम लोग करंट को कैसे मेजर करेंगे। तो हम लोग को करंट मेजर करने का फॉर्मूला आया, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला हम लोग कहेंगे बच्चों डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब अगर हम ये कहते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को और भी मजबूती डाला जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डेल्टा टी थोड़ा इस तरीके से कि मान लिया जाए हमने ये जो कंडक्टर लिया हुआ था, इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो हो रहा है ए से बी के तरफ, जब हम लोगों ने क्या किया, इससे सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट करा, सेल या बैटरी। ठीक है, अभी हम सेल और बैटरी कंसिडर कर रहे हैं, आगे चलने के बाद हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल एक सोर्स है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये हम लोगों ने सेल कह सकते हैं और बैटरी। ठीक है, ये प्रोवाइड किया, तो हम लोगों ने लिखा ए से बी के तरफ, ए बी के अंदर
along AB करंट फ्लो होना शुरू हो गया। मान लिया जाए कि यहां से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से कंसीडर करें तो हमने कहा कि 2 सेकंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं, फिर अगले 2 सेकंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं, फिर अगले 2 कूलम में 4 कूलम चार्ज, 2 सेकंड में 4 कूलम चार्ज, और इसी तरह से प्रोसेस चलता जाता है कि हर 2 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो किए, 4 कूलम चार्ज फ्लो किए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइम के साथ चार्ज के फ्लो करने का रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर रेट कांस्टेंट है चार्ज का गिवन डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तब तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। अब कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस इक्वेशन में मान लिया जाए कि डेल्टा क्यू चार्ज की वैल्यू 18 कूलम है पहले डेल्टा टी टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड में, फिर अगले 4 सेकेंड में चार्ज की वैल्यू अगले 4 सेकेंड में चार्ज की वैल्यू 32 हो गई, फिर अगले 4 सेकेंड में चार्ज की वैल्यू मान लिया जाए 8 कूलम हो गई। तो इस तरीके से हम देख क्या रहे हैं कि हर डेल्टा टी टाइम में चार्ज का फ्लो क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो हम देखेंगे चार्ज क्या है, वेरिएबल्स है। हर डेल्टा टी टाइम के लिए चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इफ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं कि इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं होता है, चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, से ऐसा हम कह लें कि चार्ज जो है ये फंक्शन है टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड है। Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कुछ ऐसा कि हम डेल्टा टी को टेंस कर ले 0 सेकेंड के इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू को 0 के बराबर कंसीडर कर लें तो ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा I इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इस रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली रेट ऑफ चार्ज कंसीडर कह सकते हैं, और हमारा इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। नाउ अब हम देखें Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो these are the two basic equation which can be used to calculate basic numericals of electric current। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला लिखा। पहला फॉर्मूला कौन सा है, पहला I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और दूसरा क्या है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब Q हमें क्या मिल रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन होता है तो। और इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब हम लोगों को एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता हुआ दिख रहा है तो। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ देखिए तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। इस इक्वेशन को अगर हम समराइज करें तो I dt इज इक्वल्स टू डी क्यू हो जाएगा, और टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल चार्ज फ्लो, अगर हमको ये निकालना है टोटल चार्ज फ्लो, तो हम इस इक्वेशन को क्या कर लें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें तो हम पाएंगे Q इज इक्वल्स टू I dt। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम गिवन टाइम t1 टू टाइम t2। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ करंट इज गिवन। तो अगर करंट गिवन है तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज गिवन है तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है कि इफ Q is a function of time, then we can differentiate Q with respect to time to get current. And if I is a function of time, then we can integrate I with respect to time to get total charge Q. ठीक है,
होपफुली ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अगर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि करंट को कैलकुलेट करने के बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हुए। अब आगे की बात अगर हम करें तो सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट, बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट, रिगार्डिंग करंट। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग को गेन करना है? तो सबसे पहला कि करंट I इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पाया सिंपली Q बाई टी भी लिख सकते हैं और दिस विल इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ Q। ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने पाया। टू कैलकुलेट करंट वी जस्ट नीड टू फाइंड द सिचुएशन एंड अप्लाई द गिवन फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से पाया कि टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल चार्ज फ्लो अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम लोग कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम I1 टू T1 टू T2 ऑफ I dt। इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल चार्ज फ्लो। थर्ड पॉइंट हम यहां से कहेंगे कि यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? तो करंट की यूनिट हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है एम्पियर, एम्पियर एंड रिप्रेजेंटेड एज ए। इसकी जो सीजीएस यूनिट है बच्चों वो है, सीजीएस यूनिट इज बायोट, रिप्रेजेंटेड एज बीआई, और 1 BI इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिख रहा हूँ, करंट बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, इसलिए यहाँ मैं लिख लिया इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एसआई में एम्पियर और सीजीएस में बायोट, और 1 बायोट इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एम्पियर। ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन को जानना चाहें तो हम यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर के पोर्शन में मैं लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ करंट पता चल गया हम लोगों को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसका खुद का सिंबल होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए। सिंबल जो ऐसा ही सिंबल यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करंट के बारे में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ कर देते हैं, मान लिया जाए ये एक कंडक्टर है जिसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कनेक्ट करके हमने की को ऑन भी कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर्किट कंप्लीट है, ये हमारी सेल लगी हुई है, सेल ने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी जिसके कारण करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन होता है करंट ए से बी या बी से ए, डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है, इसको जानने के लिए हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होने पे भी, करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, और उसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को ही डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा गया है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट हम लोगों ने बेसिक क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ रखा है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, कि जिस क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है वो क्वांटिटीज वेक्टर कही जाती है, जो इस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूले हैं जिससे हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम फिजिकली देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, इधर ए टू बी और बी टू ए। ठीक है, ऐसी होगी करंट की डायरेक्शन।
तो अगर करंट की डायरेक्शन है फिर भी इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों लिख रहे हैं, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं बिकॉज एडिशन ऑफ करंट फॉलो, एडिशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो, क्या फॉलो करता है, स्केलर अलजेब्रा, नॉट वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्केलर अलजेब्रा नॉर्मल अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं उसको फॉलो कर रहा है, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा और इसको अगर हम इलाबोरेट करें तो हमने कहा कि मान लिया जाए यहाँ से एक करंट का एक वायर हम लोगों ने कनेक्ट किया, एक दूसरा वायर यहाँ से, जिससे यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का और यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और हमने एक कंडक्टर यहाँ लगा रखा है और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एमीटर के थ्रू करंट को मेजर करें तो हम पाएंगे कि द नेट करंट थ्रू द कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर नंबर ए, दिस इज कंडक्टर नंबर बी एंड दिस इज कंडक्टर नंबर सी, जिससे करंट पास हो रहा है उसके थ्रू हम लोगों ने क्या लगाया बच्चों, एमीटर लगाया है। तो ये एमीटर जो है वो 10 एम्पियर करंट रीड करेगा अगर इसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री हो, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, चाहे कोई भी एंगल हो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है, 10 एम्पियर। तो हम प्रैक्टिकली देखें, हमारी थ्योरी कह रही थी कि मान लिया जाए करंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों करंट्स का एडिशन वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए, और अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करा जाए तो नेट करंट की वैल्यू होने वाली कितनी है, तो हम कहेंगे पहला करंट दूसरा करंट, पहले वायर का करंट प्लस दूसरे वायर का करंट प्लस 2 पहला वायर दूसरा वायर, और उनके बीच का एंगल कितना लिया है हम लोगों ने दोनों वायर के बीच में, cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कैंसिल करें तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 to 3 होगा। इतना एम्पियर करंट आना चाहिए अगर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है तो। बट यहाँ पे हम लोग को जो करंट मिल रही है, क्या वो एमीटर ने 5√3 अमाउंट ऑफ करंट शो किया, नहीं, 10 एम्पियर शो किया। इसका मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। जनरली कौन से अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, स्केलर अलजेब्रा को, दैट इज 5 + 5 = 10। ठीक है, थोड़ा सा और सिचुएशन को चेंज करते हैं। मान लिया जाए इनके बीच के एंगल को हम लोगों ने 90 ले लिया। अगर 90 ले लेते हैं तो 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जिसके कारण 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50, और 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2। यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है, 90 डिग्री एंगल लेने पे 5√2 और 60 डिग्री एंगल लेने पे 5√3, बट हमारा जो करंट एक्चुअल हो रहा है वो कितना है 10 एम्पियर। तो थियोरेटिकली कह रहा है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये देता, और स्केलर क्वांटिटी देता तो ये देता। बट प्रैक्टिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जब सर्किट को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एमीटर से कनेक्शन करके हम लोगों ने करंट को मेजर किया, तो हम लोगों ने पाया कि वो बात सही हुई जो स्केलर अलजेब्रा कह रही थी। इसका मतलब हम प्रैक्टिकल चीजों पे विश्वास करेंगे और हम ये कहेंगे कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट कैन नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, ना अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस तरफ फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाली है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर राइट है, राइट साइड है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, आई, लेफ्ट साइड होगा। अगर चार्ज का फ्लो, चार्ज किधर मूव कर रहा है, चार्ज हमारा मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो करंट किधर फ्लो करेगा, राइट से लेफ्ट, मींस अपोजिट डायरेक्शन होने वाला है। और अगर फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिधर होगा, करंट की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। करंट विल बी ऑन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है। एक
नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे और दूसरा पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे। अगर कंडक्टर के थ्रू या फिर किसी भी हम लोग लिक्विड ले लें, गैस स्टेट ले लें, किसी के थ्रू अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि उसके चार्ज कैरियर कैसे है। अगर उसके चार्ज कैरियर नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं, जिसको मोबाइल चार्ज कैरियर भी कहा जाता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हुई, ऐसे चार्ज कैरियर को हम लोग क्या नाम देंगे? मोबाइल चार्ज कैरियर। तो मोबाइल चार्ज कैरियर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर वो मोबाइल चार्ज कैरियर नेगेटिव होता है तो करंट की डायरेक्शन मोबाइल चार्ज कैरियर, नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और अगर पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर है, at that condition direction of current is same as that of positive charge मोबाइल चार्ज कैरियर। इसी चीज को मैंने यहाँ पे बता रखा है। जनरली अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर के केस में हमारे पास चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो कंडक्टर को अगर कंसिडर किया जाए तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है। वहीं अगर हम अल्फा डीके देखते हैं, अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है, तो ऐसे कंडीशन पे अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज कंस्टिट्यूट करके रखता है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम करंट को कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम गैस स्टेट लेते हैं और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो यहाँ हमारे आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ देर में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ डायरेक्शन क्या पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट से राइट की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट से राइट है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी? सेम डायरेक्शन में, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, सेम डायरेक्शन। और यहाँ हम लोगों ने क्या पाया? यहाँ हम लोगों ने पाया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। देन अब हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट की डिस्कशन कर ली। अब हम लोगों को आगे जानना है कि क्या जब कंडक्टर से, किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर। इस चीज को हम लोग को समझना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर कर लिया जाए तो उससे नेट चार्ज कितने होते हैं? व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर किया। मान लेते हैं एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। करंट का फ्लो किधर है? ए से बी की तरफ है। अब अगर ये कंडक्टर है बच्चों, तो जरा मुझे बताओ आप यहाँ नीचे की थ्योरी देख के कि कंडक्टर के थ्रू जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर फ्लो कर रहा होगा? बी टू ए और ए टू बी। तो हम कहेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। तो ऐसे कंडीशन पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा। अगर इससे आई करंट हो रहा है और उस आई करंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यू बाई टी की है, क्यू इज द चार्ज रिस्पॉन्सिबल, तो हम कहेंगे यहाँ बी से ए की तरफ क्या फ्लो कर रहा होगा? माइनस क्यू चार्ज। और ए से बी की तरफ क्या फ्लो कर रहा होगा? प्लस क्यू चार्ज। देयरफॉर टोटल चार्ज, नेट चार्ज विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, दिस विल इक्वल्स टू 0। तो नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल इक्वल्स टू कितना मिलता है हम लोगों को? 0। ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर से, एक कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है। अब हम लोग को ये पता करना है, थोड़ा एक और चीज देखा जाए यहाँ पे कि अगर हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर यूज करते हैं तो क्या करंट थ्रू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा? तो इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट नोट कर रहे हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट थ्रू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। ठीक है। मान लेते हैं हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है ये,
उसकी आगे जाके क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसी हो जा रही है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया आगे जाके और भी बढ़ जा रहा है, और ये हम लोगों ने कंडक्टर कंसिडर कर लिया कि ये एक कंडक्टर है जिससे यहाँ से आने वाली करंट I1 है, यहाँ से जाने वाली करंट I2 और यहाँ से जाने वाली करंट I3 है। तो क्या I1, I2, I3 सेम होगी या I1, I2, I3 डिफरेंट होगी? तो हम लोग प्रैक्टिकली ये जानेंगे कि द वैल्यू ऑफ I1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I2 विच इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I3, यही होगा। मतलब हम लोग यहाँ से ये आइडिया डिफाइन कर सकते हैं कि इफ I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इफ अगर किसी कंडक्टर के थ्रू I करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आगे जाके बढ़ता है या घटता है, उस पे करंट के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मतलब करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर व्हाइल फ्लोइंग थ्रू वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने करंट थ्रू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ये जाना है। अब आगे हम लोगों को जानना है बच्चों करंट इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये मैं नीचे वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ ताकि आगे की टॉपिक को हम लोग कैलकुलेट कर सके, जान सके और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख सके। ठीक है, तो आगे हम लोग को ये जानना है कि करंट डिफरेंट सिचुएशन पे कितने कितने होने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए करंट फ्लो हो रहा है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हेडिंग क्या डालना है, 9 पॉइंट करंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन या कंडीशन, सिचुएशन। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज। चार्ज के ट्रांसलेटरी मोशन होने के कारण फ्लो होने वाला करंट क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्यू टू सर्कुलेटरी मोशन, ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज कैरियर, एंड देयर आफ्टर जानेंगे कि इफ इट इज कनेक्टेड विद अ सेल हैविंग पोटेंशियल V, if a conductor which is flowing through a current which is flowing through a conductor have a power P। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला सिचुएशन क्या है कि हम लोग को ये जानना है कि करंट जब ट्रांसलेटरी चार्ज पार्टिकल जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उस सिचुएशन पे करंट कितना होने वाला है। तो जिसमें कि इफ एन पार्टिकल passing through given area, passing through given area, each having charge, each having charge, सबके ऊपर चार्ज कितना है Q का। किसी एरिया से मान लिया जाए ये कंडक्टर लिया है, इस गिवन एरिया से n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं, सबका चार्ज कितना है Q। तो ऐसे कंडीशन पे इससे कंस्टिट्यूट जो करंट होगा वो हो जाएगा NQ अपॉन T। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें सेकेंड सिचुएशन देखेंगे कि इफ n पार्टिकल पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, शब्दों का ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे क्या है, n पार्टिकल पासिंग थ्रू गिवन एरिया ईच हैविंग चार्ज Q, यहाँ n पार्टिकल पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम ईच हैविंग चार्ज Q, ईच हैविंग चार्ज Q, कितना चार्ज है Q। अब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम कितना है, n है। n नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, ये n है। सो n नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो ऐसे कंडीशन पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली n इंटू Q। ठीक है, अब थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं और हमने कहा
कि इफ एन पार्टिकल passing unit area in unit time, ठीक है। यहां देखना है कभी यूनिट लग जा रहा है और कभी यूनिट नहीं है। इफ एन पार्टिकल पासिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ईच हैविंग चार्ज कितना ले लिया जाए, ईच हैविंग चार्ज क्यू ले लिया जाए, चार्ज क्यू। तो ऐसे कंडीशन पे नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग यूनिट एरिया मान लिया जाए, ये हम लोगों ने कंडक्टर कंसीडर कर रखा है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ए है, और हम लोग कह रहे हैं कि यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम n है। तो ऐसे कंडीशन पे पूरा एरिया क्या हो जाएगा, n इंटू ए, और सबका चार्ज कितना है q। तो द करंट विल बी I is equals to NAQ। Thereafter अब हम कहें कि if n number of particle per unit volume हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जानना है, जो फोर्थ है वो, if n particle per unit volume, if n particle per unit volume each having charge Q, if n particle per unit volume each having charge कितना चार्ज रख दिया जाए, हैविंग चार्ज Q। पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। If n particle per unit volume each having charge q move with velocity v, moving with velocity कैसे मूव कर रहे हो, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम है I is equals to n नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो ये एरिया इंटू लेंथ मिलके क्या हो गया, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। और हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल टाइम नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोगों का टोटल रिलेशन जो ऐसे कहा जाए, ऐसा कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर करंट पासिंग विल इक्वल्स टू n q, टोटल चार्ज हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। सो लेंथ अपॉन टाइम मिलके क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम मिलके हो जाएगी वेलोसिटी। तो हम पाएंगे n q a इंटू वी। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग ये कहेंगे I इज इक्वल्स टू n e a, एंड ये जो वेलोसिटी होगी इसको आगे की क्लासेस में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से पढ़ेंगे, और vd इसका सबस्क्रिप्ट लगाया। तो ये हम लोग ट्रांसलेटिव मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के दौरान, जब चार्ज पार्टिकल हमारा ट्रांसलेटिव मोशन कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन को जाना। पहला सिचुएशन क्या है, एन पार्टिकल पासिंग थ्रू गिवन एरिया ए each having charge q, तो कितना हो जाएगा nq by t। if n particle passing through given area per unit time each having charge q, will the formula will be nq। if n particle passing through unit area in unit time, यहाँ क्या है, given area यूनिट टाइम, यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का गिवन एरिया है, नॉट टाइम गिवन। तो ऐसे कंडीशन पे एन ए क्यू हो गया। और यहाँ क्या है, इफ एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ईच हैविंग चार्ज क्यू विल मूव विद वेलोसिटी v, तो फॉर्मूला एन क्यू ए इंटू वी। व्हाट इज v, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये हमारे ट्रांसलेटरी मोशन करने के दौरान, चार्ज पार्टिकल के ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान हम लोगों ने फॉर्मूला जाना है। अब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट। नाइन्थ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और नाइन्थ का
10th पॉइंट हम सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ड्यू टू सर्कुलेटरी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हेडिंग डालना है कि इफ द चार्ज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, सो बी ड्यू टू सर्कुलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो यहां अगर हम सिचुएशन देखें कि मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है r। एक सर्कुलर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल और चार्ज की वैल्यू कितनी है q, एंड इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ सर्कल, इट परफॉर्म अ मोशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज r। सो ऐसे कंडीशन पे जो करंट का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई टी। व्हाट इज T? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। तो यहां से चार्ज पार्टिकल चला, यहां से ऐसे घूमता हुआ है, फिर से वापस अपनी जगह पे पहुंचा। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन अलाउ न्यूक्लियस, जब हमारे न्यूक्लियस के अलाउ इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो मोशन उसका कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। एंड इलेक्ट्रॉन हैव सम चार्ज एंड इट देयर विल बी सम रेडियस ऑफ एन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिटिंग। सो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, दिस इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन सर्कुलर मोशन। सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/t, और 1/t will also be considered as frequency. So the basic formula for calculating current I is equals to charge into frequency, where f is the frequency। हम लोगों ने f क्या लिखा है, frequency। क्यों, 1/time क्या हो जाता है, frequency के बराबर। तो अगर frequency गिवन है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। Now अब अगर ये चार्ज पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हम लोग भी कह लें, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर लीनियर वेलोसिटी हम कहें तो हम कहेंगे, हम लोगों को मालूम है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 1/time इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो 1/time इज इक्वल्स टू स्पीड बाय डिस्टेंस। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां से चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिस्टेंस के जगह पे रखेंगे और स्पीड के जगह पे क्या रखेंगे, v। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा q, और 1/t के जगह पे वेलोसिटी v अपॉन 2 सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, मिल जाएगा q v अपॉन 2πr, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। और अगर हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, दैट इज ओमेगा, तो हम लोगों को बच्चों ये बात मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r होता है। सो व्हाट इज ओमेगा, इट इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के जगह पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस की जगह पे हम लोग ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q ओमेगा अपॉन 2π। सो q ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अपॉन 2π। तो यहाँ हम लोगों ने कितने फॉर्मूले देखे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो qf, वेयर q इज द चार्ज एंड f इज द फ्रीक्वेंसी। अगर लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है तो q भी अपॉन 2πr, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है तो q ओमेगा अपॉन 2π। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इफ इट इज कनेक्टेड विद अ सेल, अगर हमारा चार्ज कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, इट इज कनेक्टेड विद अ सेल, सो ड्यू टू ऐसे लिखते हैं, when conductor is connected with पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। तो अगर पोटेंशियल से कनेक्ट है
पोटेंशियल V से कनेक्ट है तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। तो हम लोग देखेंगे करंट का ये फॉर्मूला हो गया। एक वर्सटाइल फॉर्मूला है, इफ पावर इज गिवन, डी देखते हैं, व्हेन पावर इज गिवन। और हम लोगों ने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, पावर का जनरल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज का जो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को लिखा, इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम लोग करंट के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को, बेसिक सिचुएशन ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सारे इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन, कैसे सिचुएशन पे किस इक्वेशन का यूज करना है और कैसे हम लोग इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देयर आफ्टर हम लोग करंट डेंसिटी एंड देयर आफ्टर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ करंट को देखेंगे।